नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, ग्राम विकास अधिकारी गत वर्ष प्रश्न पत्र के डिस्कशन का ये कड़ी हम आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले आप लोगों ने कई वीडियोस देख चुके हैं, लगभग हमें लगता है 6 वीडियोस आपने आपसे पहले देखा, 6 क्लास आपने देखा है। और आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए अगली क्लास में बढ़ेंगे और ये आज की 7वीं क्लास आपकी होने वाली है। जी हाँ, ये 7वीं क्लास है आपकी। और पीछे जिन बच्चों ने नहीं देखा है वीडियोस को, वो ज़रूर देख लें। ग्राम विकास अधिकारी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका डिस्कशन होने वाला है। जितनी सीरीज में ये आपके वीडियोस आ रहे हैं, इनको आप ज़रूर देखो, जो बच्चे ग्राम विकास अधिकारी के लिए तैयारी कर रहे हैं। और जो बच्चे नहीं भी कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं, भैया अगर आप इसको देखते हो तो आपका रीजनिंग स्ट्रांग होने वाला है, कमज़ोर नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे और अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस किया जा रहा बहुत अच्छे तरीके से। शॉर्टकट्स ही बता रहे हैं हम, तरीके ऐसे बता रहे हैं कि जिससे आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको मैं देता हूँ। ये हम लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर है, जहाँ से आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप कोई भी कोर्स निःशुल्क प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको प्री रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। आपको प्री रजिस्टर्ड होने के लिए इस नंबर पे अपना नाम और एग्ज़ाम लिख करके सेंड करना होगा, आप रजिस्टर्ड हो जाओगे हमारे साथ। ठीक है, तो ग्राम विकास अधिकारी रीजनिंग के क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चलिए, ये है स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपके सामने। दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, आप लोग देखते जाइए। देखो यहाँ पर, दीपक अपने कार्यालय से, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दीपक अपने कार्यालय से निकला और पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला और फिर बाईं ओर मुड़ा, अपने घर तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चला। मतलब ये टोटल यहाँ तक। फिर मदन है, मदन जो कि, हाँ देखो यहाँ पर, अच्छा ये क्वेश्चन आप ऐसे ही यहाँ तक देखो, आप निकाल सकते हो कि ये ओवरऑल अगर आप इसका देखोगे तो ये आएगा 12, 13, 5, फिर से ट्रिपलेट का यूज यहाँ पर हो गया। ये 13 किलोमीटर इसका प्रॉपर डिस्टेंस होगा। मदन जो कि उसी कार्यालय में से काम करता है, मतलब जहां से निकला था दीपक, उसी से वहीं से शुरू करता है कौन, मदन। अपने कार्यालय से निकला और पश्चिम की ओर ठीक उसका अपोजिट गया है 5 किलोमीटर, सेम डिस्टेंस, और फिर बाईं ओर मुड़ा है। ये दाईं ओर मुड़ा था, बाईं ओर मतलब फिर से उसका विपरीत हो गया है। और कितना चला है, ये भी 12 किलोमीटर, मतलब यहाँ भी 13 हो गया। दीपक और मदन के घर के बीच की लघुत्तम दूरी कितनी हो गई भाई, 13 वहां 13 वहां, 26 किलोमीटर आंसर आ गया। ये काम मैंने कैसे किया, बार बार मैं आपको बताता हूं, बार बार मैंने आपको ये चीज बताया है कि ये शॉर्टकट जो मैंने आपको 10 मिनट की क्लास में बताया है, मैं उसी का यूज कर रहा हूँ। 10 मिनट की क्लास का देखो, अभी तक तो हम आपको 10 मिनट की क्लास में एक वीडियो दे सके हैं, लेकिन हम आगे और भी वीडियोस लेकर के आने वाले हैं। वो पूरा सीरीज जो चलेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, चाहे आप नए हो रीजनिंग के लिए या फिर पुराने, सभी के लिए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तब तो फिर आपके लिए बहुत बढ़िया है, आप बहुत तेजी से कैच करोगे इन सब चीज़ों को। देखो यहाँ पर मैंने इसको कैसे किया, मैं यहाँ पर देखो स्टार्ट करता हूँ ऐसे कि दीपक यहाँ से शुरू करता है, यही उसका कार्यालय है दीपक का। दीपक का कार्यालय, दीपक का कार्यालय यहाँ पर है। दीपक यहाँ से चलना शुरू करता है और 5 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, वो 5 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है और फिर बाईं ओर मुड़ता है। और बाईं ओर मुड़ेगा तो किधर को जाएगा, देखो वही अप्रोच शॉर्टकट वाला आपका, तो बाईं ओर मुड़ेगा तो इधर को जाएगा। और कितना होगा ये, 12 किलोमीटर। ये तो अगर आपसे कहा जाए स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितने डिस्टेंस पे पहुंच गया, तो मैं ये बता सकता हूं कि वो अपने घर पे कितना दूर गया है, कितना दूर चल करके अपने घर तक पहुंचा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने आपको बताया है, बार बार मैं कह रहा हूँ, पिछले वीडियोज में भी, पिछली क्लास में भी ऐसा था कि भाई 12, 13, 5 यह एक ट्रिपलेट होता है। यहाँ पर सबसे बड़ा डिस्टेंस ही मिसिंग है, तो सबसे बड़ा है क्या, 13। तो इसका मतलब वो कार्यालय से जो स्ट्रेट डिस्टेंस उसका हो गया है वो 13 हो गया है। ठीक है, और किस डायरेक्शन में हुआ है, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, 13। ठीक है, और यहाँ पर बस, यहाँ पर ध्यान यही रखना था कि डायरेक्शन कौन सा बन रहा है। हमने यहाँ पर जो जोड़ दिया था एक बार में, वो कैसे जोड़ा था, यही चीज आपको ध्यान रखना था कि ये वाली डायरेक्शन यहाँ पर बन रही थी, किसके लिए, दीपक के लिए। लेकिन मदन के लिए क्या हो रहा है, ये भी उसी कार्यालय से निकला है और 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया है और फिर उसके बाद वो क्या करता है, बाईं ओर मुड़ता है। और बाईं ओर मुड़ेगा तो ये वाला डायरेक्शन बनेगा, वो कितना होगा, 12।
और फिर से वही मिसिंग है 13, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस 13 होगा। और यही तो यहाँ पर उसका 13 13 26, बात समझ में आ गई ना। ऐसे हमने इसको सॉल्व कर लिया था। अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो भी आप ड्रॉ करोगे, तो ड्रॉ करने के बाद तब भी आपका आंसर 13 आने वाला है, क्योंकि सेम सिचुएशन फिर से आपके लिए यहाँ पर मिलने वाली। बताओ भाई, चीज़ें समझ में आ गई। अगर आप प्रॉपरली इसको करना चाहते हो बेसिक अप्रोच से, तो देखो मैं वो भी बताता हूँ। यहाँ से पूर्व की ओर गया था वो, उसके बाद वो किधर को मुड़ा था भाई, यहाँ पर बाईं ओर मुड़ा था, अपने घर तक जाने के लिए 12 किलोमीटर चला था, और यहाँ तक गया था वो 12। तो भाई देखो ये 5 था, ये 12 था, तो ये कितना हो गया, 13 होगा। और यहाँ पर वो किसका घर है, ये दीपक का घर है, ठीक है। और यही इसी जगह से निकला है कौन, मदन। वो पश्चिम की ओर 5 गया है और फिर बाईं ओर मुड़ा है, वो यहाँ पर आया है, कितना गया है वो 12, 5 यहाँ 12 यहाँ, तो इसका मतलब ये कितना हो गया 13 यहाँ पर। और यहाँ पर किसका घर है, वो है मदन का घर। तो यही तो पूछा गया, दीपक और मदन के घर में कितना डिस्टेंस है, 13 यहाँ 13 यहाँ, कितना हो गया टोटल 26 किलोमीटर। बात समझ में आई। तो मैंने हर तरीके से आपको समझा दिया है। तो आप देख रहे हो ना कि ये कितना इंपॉर्टेंट है 10 मिनट की क्लास आपके लिए। वो जो क्लास में आपने सीखा है उसका यूज, उसी का यूज हमने दिमाग में किया था। आप दिमाग में कर सकते हो, अगर आप एक बार क्वेश्चन को रीड करो तो चीज़ें ऐसे ही हो जाएंगी आपकी, ठीक है। खैर अभी आपको प्रैक्टिस करना है, तो ढंग से प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ो। चलो यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे दी गई आकृतियों में से किसका दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब दोनों मूल आकृति के समान होगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन शुरू करने से पहले थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, बस 2 सेकंड आप सोचो। तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ये कहा है दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब दोनों, देखो यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब जल और जल प्रतिबिंब दोनों मूल आकृति के समान है। ऐसा कब संभव है, ऐसा तब संभव है जब टॉप और बॉटम दोनों सेम हो। बताओ, क्योंकि टॉप बॉटम सेम होगा तभी तो ये यहाँ पर जाकर के क्या होगा, चेंज नहीं होगा जल प्रतिबिंब में। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है जो मिरर इमेज होता है, दर्पण प्रतिबिंब होता है, उसमें लेफ्ट और राइट आपस में चेंज होते हैं, टॉप बॉटम नहीं चेंज होता। और जो वाटर प्रतिबिंब होता है, वाटर इमेज होता है, मतलब जल प्रतिबिंब होता है, उसमें क्या होता है, टॉप और बॉटम चेंज होता है, लेफ्ट राइट नहीं चेंज होते हैं। बात समझ में। तो यहाँ पर जब दोनों जगह सेम है, इसका मतलब उसका टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सब सेम है दोनों, मतलब कि टॉप बॉटम भी एक बिल्कुल एग्जैक्टली है, जैसा टॉप है वैसा बॉटम है, और जैसा लेफ्ट है वैसा ही राइट है, तभी तो वो हमेशा सेम बन रहा। तो ऐसे ही डायग्राम को हमें ढूंढ करके बस आंसर टिक कर देना है। बात समझ में आ गई। तो भाई ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि टॉप बॉटम बदल गया, टॉप बॉटम बदल गया, ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसका टॉप बॉटम अगर आप देखो तो बाहर तो सेम है, लेकिन अंदर की तरफ इसका टॉप बॉटम क्या हो गया, चेंज हो गया है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। फिर आंसर हमारा क्या होगा, ये वाला होगा। अब इसको आप समझ लो। देखो ये आपको मैंने जो टेक्निक सिखाई है, आप देखो कितनी आसानी से चीजें आपके सामने एक बार में निकल के आ गई। कुछ मैंने नया नहीं बताया है, अगर आप देखो तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर पकड़ बना के रखो। अब लोग सोचते हैं कि मिरर इमेज वाटर इमेज पढ़ रहे हैं हम, टॉप बॉटम तो नहीं बदलता, हमको पता है भाई मिरर में और वाटर में लेफ्ट राइट नहीं बदलता, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। नई बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब यही चीज़ें आप हल्के में लेते हो तो ऐसे क्वेश्चन में टाइम लगाते हो, सबको बदल बदल के देखोगे, ठीक है ना। तो लेकिन अगर एक क्लियर है कॉन्सेप्ट, देखो एक बार में आंसर हमारा आने वाला है, बाकी सबको हम देखते देखते बस कैंसिल कर दिए ऑप्शन को। बात समझ में आ गई ना। तो इस तरह से आपको काम करना है एग्जाम में। जरा देखो मैं एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, जिससे आपके जो भी कोई अगर डाउट्स हों इसमें तो वो क्लियर हो जाएं। देखो यहाँ पर अभी तो मैंने शॉर्टकट सिखाया, आप थोड़ा आसानी से इसको एक्सप्लेन कर लो। देखो यहाँ पर अगर आप इसको बनाओगे इसका दर्पण प्रतिबिंब, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसे ही जाएगा और इसका भी ऐसे जाएगा, क्योंकि दोनों के टॉप बॉटम क्या है, देखो टॉप बॉटम क्या है, डिफरेंट, सॉरी लेफ्ट और राइट क्या है, दोनों के सेम है। और आपको पता है मिरर में लेफ्ट राइट ही बदलता है, और जब लेफ्ट राइट ही सेम है तो बदल करके भी क्या होगा, बिल्कुल इसी तरह बना रह जाएगा, ठीक है। लेकिन जब इसका जल प्रतिबिंब हम बनाते तो क्या होता है, इसका टॉप बॉटम डिफरेंट था, इसलिए जल प्रतिबिंब इसका ऐसे आता। तो यहाँ पर ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था भाई, लेकिन यहाँ पर क्या है, मामला गड़बड़ था, जबकि इन्होंने क्या कहा था, दोनों मूल आकृति के समान हो। तो इसीलिए मैंने लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम दोनों को सेम होने की बात कही। मैंने आई को जैसे यहाँ पर बनाया, आई एक ऐसा लेटर है जिसका आप मिरर इमेज बनाओगे तो देखो बिल्कुल इसी तरह से बनेगा, और वाटर इमेज बनाओगे तो वो भी बिल्कुल इसी तरह से बनेगा।
क्यों? क्योंकि इसका टॉप बॉटम भी सेम है और लेफ्ट राइट भी सेम है। बात समझ में आ गई ना? लेकिन उसी जगह पर अगर कभी आप ए को बना करके देखो तो ए का तो मिरर इमेज सेम होगा। क्यों? क्योंकि इसका लेफ्ट राइट सेम है, लेकिन इसका टॉप बॉटम सेम नहीं है, इसलिए इसका वाटर इमेज चेंज हो जाता है। बात समझ में आ गई ना? तो इसी चीज का यूज किया गया था यहाँ पर। तो टॉप बॉटम इसका डिफरेंट था इसलिए ये कट गया, इसका भी टॉप बॉटम डिफरेंट था इसलिए ये कट गया। अब यहाँ पर देखो क्या था, जो बाहर आपका स्क्वायर बना था इसका टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सेम है, लेकिन अंदर जो डायग्राम है उसका टॉप और बॉटम चेंज हो चुका है। लेफ्ट राइट सेम है लेकिन टॉप बॉटम बदल गया है, इसलिए हमने इसको काटा। और जबकि इसी डायग्राम में देखो तो इसका टॉप बॉटम यहाँ भी सेम है, टॉप बॉटम यहाँ भी सेम है। ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट राइट इसका इधर भी सेम है और लेफ्ट राइट इसका भी सेम है, इसलिए जब भी इसका डायग्राम बन करके आएगा, अगर मिरर इमेज में बनाओगे आप, तो वो डायग्राम आपका जो होगा वो इसी तरह से बन करके आएगा, ऐसे ही बन करके आएगा, बिल्कुल इसी तरह से। अब आप अगर वाटर इमेज बनाओगे तो देखो वाटर इमेज में भी इसी तरह का बन करके आएगा। बताओ भाई, अब थोड़ा बहुत भी जिसके दिमाग में डाउट्स रहा होगा वो क्लियर हो चुका होगा कि हमने वो शॉर्टकट कैसे लगाया था। तो ग्राम विकास अधिकारी का पेपर देखो भैया टफ नहीं था, ना ही टाइम टेकिंग था। अगर आपके बेसिक्स है, मैं हर एक क्लास में इस चीज़ को आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपके बेसिक स्ट्रांग है, आप हमारे क्लास में बने हुए हो, सारे क्लास आप अच्छे से सीख रहे हो, छोटी छोटी बातों को गौर कर रहे हो, तो आप देखो पूरा का पूरा जितना पेपर था सब आसान था आपके लिए। इसमें सेकंड नहीं लगा है हमें क्वेश्चन करने में। चलो आगे देखो, फिर से एक क्वेश्चन आपके सामने बढ़िया सा जरा देखो यहाँ पर। अच्छा, यही वो क्वेश्चन है जिनको लोग कहते थे गलत था, ठीक है ना? गलत नहीं था, सही था ये क्वेश्चन। बहुत लोगों ने कहा इस क्वेश्चन को गलत क्वेश्चन आया था, सही था। कहाँ गलती हो रही थी वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, अब देखना आप क्वेश्चन को एक बार आप रीड करो, देखो क्या लिखा गया है। नीचे दिए गए कागज पर सामने की ओर अंक चिन्हित किए गए हैं और पीछे कुछ भी लिखा नहीं गया है। उस कागज के अंक बाहर की ओर दिखाई दे रहे हैं और इस रूप में मोड़कर एक पासा बनाया गया है। तो मैंने पासा आपको पढ़ाया है, उसमें मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी ओपन डायग्राम होता है तो हमेशा उसको हम अंदर की तरफ ही क्लोज करते हैं, बाहर की तरफ नहीं क्लोज करते, उसे अंदर की तरफ ही लेके जाते हैं जिससे इस पे बने हुए नंबर्स बाहर नजर आए। ठीक, और अब इसको क्लोज करो आप, तो फिर यहाँ से हमें ढूंढना है कि कौन सा ऐसा होगा इसको क्लोज करने के बाद दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इन्होंने यही तो पूछा कौन सा बनाया जा सकता है, कौन सा यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा पासे को सटीक रूप से प्रदर्शित करता। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, देखो बेसिकली सबसे पहले लोग करते क्या हैं, यही तो करते हैं, अपोजिट को देखते हैं कि अपोजिट अगर कहीं आसपास दिख गए तो उस ऑप्शन को काट दो आप। ठीक, तो यहाँ पर 4 का अपोजिट 2 है, 1 का अपोजिट क्या है भाई 5 है, और 3 का क्या है 6 है, यही तो है। अगर इनमें से कोई भी आसपास नजर आया कैंसिल आउट, क्योंकि अपोजिट कभी पड़ोसी नहीं हो सकते। ठीक, अब उसके अनुसार लोगों ने देखा यहाँ पर 4 और 2, तो देखो यहाँ पर देखो कहीं किसी ऑप्शन में ऐसा नजर ही नहीं आया कि 4 2 आसपास हो। फिर देखते हैं क्या 1 और 5, 1 और 5 को जब देखना शुरू करो तो देखो यहाँ पर भी कोई भी एक ऑप्शन ऐसा नहीं मिला जिसमें 1 और 5 आसपास में हो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ 3 और 6, जब हम 3 और 6 को देखते हैं तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, यहाँ तीनों नहीं कटा, लेकिन चौथा ऑप्शन जो आया आपका वो कट गया। तो लोगों ने जानते हो क्या कहा, देखो यहाँ पर क्या था कि ये 3 6 अपोजिट थे जो कि पास पास, तो ऐसा ये कभी बन नहीं सकता। तो लोगों ने क्या कहा कि इसमें वर्डिंग का मिस्टेक था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा पासे को सटीक रूप से प्रदर्शित नहीं करता है। लोगों के दिमाग में यही आया, बहुत लोगों ने एग्जाम में भी यही चीज सोचा होगा और इसी को टिक कर दिया होगा लास्ट वाला, यही गलती है। अब देखो यहाँ पर वर्डिंग, क्वेश्चन अपनी जगह बिल्कुल सही है, मैं आपको बताता हूँ क्या करना, वही बेसिक अप्रोच जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि भाई बार बार मैं आपको बताता हूँ, डाइस चाहे आपका ओपन हो चाहे वो क्लोज हो, वो रोटेशन उसका नहीं बदल सकता कभी भी, और प्रैक्टिकल आप इसको करके देख सकते हो। ठीक है ना, चलो यहाँ पर देखो हम आपको समझा रहे हैं इस चीज़ को कैसे हम इसको करेंगे, और आने वाला जो आपका एग्जाम है तो ध्यान रखना इससे क्वेश्चन दोबारा बनेंगे और ऐसे ही बनेंगे, इस बात की पूरी गारंटी, क्योंकि बार बार यूपी के एग्जाम में ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, आओ देखो यहाँ
हमने आपको क्या बताया था कि भाई इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में रोटेशन इन तीनों का करा सकते हैं, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इन तीनों का करा सकते हैं, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इन तीनों का करा सकते हैं, इसके रिस्पेक्ट में इन तीनों का करा सकते हैं। इसको हम कहीं पर भी ले जा करके शिफ्ट करके भी बाकी तीन के साथ रोटेशन करा सकते हैं। ठीक, उन्हीं रोटेशन को हम अगर यहाँ पर चेक करें तो देखो यहाँ पर 2 1 6 दिया गया है। 2 1 6 सबसे पहले देखो कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब यहां अगर देखो आप 2 1 6 का रोटेशन इसके अनुसार अगर आप देखो तो 2 1 6 क्या जा रहा है, हमारा क्लॉकवाइज जा रहा है कि नहीं जा रहा। और जबकि यहां पर देखो 2 1 6 आपका जो जा रहा है वो एंटी क्लॉक जा रहा है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। बात समझ में आ गई ना। अभी तक आपने एक तो काटा था, ये देखो दूसरा भी ऑप्शन आपका कैंसिल आउट हुआ। फिर उसके बाद आता है 4 5 6। अगर आप देखो एक बार में देखो तो 4 5 6 यहाँ, 4 5 6 यहाँ। अगर हम लोग स्टार्टिंग में थोड़ा ऑप्शन पे इस चीज को गौर करते तो शायद हम लोग पहले ही समझ गए होते कि हमारा आंसर इसी में से आता। कारण क्या है उसका, भाई 4 5 6 यहाँ पर अगर आप देखो तो 4 5 6 एंटी क्लॉक है, 4 5 6 क्लॉकवाइज है। और 4 5 6 अगर आप देखो तो 4 6 यहाँ, 5 यहाँ जा सकता है, तीनों साथ में हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर श्योर है कि भाई इन्हीं दो में से कोई एक सही होगा। मतलब अगर किसी ने तुक्का भी मारा होता ना तो इन दोनों में से मारता ना तो 50% चांस होते हैं। बात समझ गए ना। लेकिन ऐसी सिचुएशन हम नहीं आने देंगे। मेरी क्लास देखते रहो, तुक्का की नौबत ही नहीं आने वाली, यहाँ पर देखते रहो। देखो भैया यहाँ पर क्या है, अब 4 5 6 का ही चेक करना। हमने आपको बार बार बताया है कि भाई इसको हम शिफ्ट करके यहाँ पर ले जा सकते हैं। 5 यहाँ पर हमारा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और 5 यहाँ जा सकता है, 6 भी मूव कर सकता है। नहीं करा तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखो कैसे, 5 4 6 हम ऐसे चलते हैं। 5 4 6 कौन सा रोटेशन है, एंटी क्लॉक ना। तो 5 से यहां भी शुरू कर दो। 5 4 6 ये तो क्लॉक बन गया, 5 4 6 ए एंटी क्लॉक बन गया। तो आंसर कौन सा हमारा आया, सी पार्ट। बात समझ में आ गई ना। और ये पहले ये नजर में ही अगर ऑप्शन पे गौर करते तो तुरंत हम देख सकते थे इस चीज को, क्योंकि 4 5 6 4 5 6 एक क्लॉक एक एंटी क्लॉक, तो एक कटेगा तो ऑब्वियसली एक सही होगा। बात समझ में आ गई ना। तो कुल मिला जुला करके पेपर आसान ही था, बस आपको थोड़ा अवेयर होकर के और बेसिक अप्रोच से करना था। क्वेश्चन अपनी जगह पे पूरी तरह से सही था। देखो यहाँ पर हाँ, ये देखो बार बार मैं आपको बताता रहता हूँ क्लास में कि यहाँ पर चीजें बदल रही हैं। ये देखो क्वेश्चन यहाँ पर जरा एक बार पहले आप देख लो। इन्होंने कहा यदि बाहरी आकृति को घड़ी की सुई के अनुसार 270 डिग्री, मतलब जो बाहर है उसको घड़ी के अनुसार 270 डिग्री हमें घुमाया, मतलब क्लॉकवाइज 270 डिग्री। और अंतस्थ आकृति को घड़ी की सुई के विरुद्ध 270 डिग्री, जो इंटरनल है उसको भी 270 हमने घुमाया, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, ये कहा गया। ठीक, तो नीचे दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति मूल आकृति के समान होगी। तो देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, ये रोटेशन रोटेशन जो चल रहा है ना, ये एक नए तरीके का क्वेश्चन पूछने का तरीका है यहाँ पर। तो देखो यहाँ आपने देखा इस एग्जाम में ऐसा हुआ है और बाकी एग्जाम में भी ऐसा होने वाला है। और स्पेशली मैं आपको बता दूं कि जो आपके मिरर इमेज वाटर इमेज के क्वेश्चन हैं उनके साथ भी ऐसा चल रहा है। ठीक है, नए तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, जो आपने डायरेक्शन में पढ़ रखा है उन्हीं सबका यूज यहाँ पर इन सब में भी अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, बाहर वाली आकृति को 270, अंदर वाली आकृति को भी 270 डिग्री, लेकिन बाहर क्लॉकवाइज रोटेशन है, अंदर क्या है एंटी क्लॉकवाइज है। ऐसा करने के बाद इन्होंने क्या कहा, नीचे दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति मूल आकृति के समान होगी। तो भाई अब यहाँ पर इस चीज को जरा आप समझना कि जो स्ट्रक्चर ऐसे है बाहर की तरफ, उसे अगर 270 आप घुमाओगे तो वो घूम के ऐसे आ जाएगी। क्योंकि भाई देखो यहाँ पर 90 180 270 घूम करके इधर आने वाली, मतलब यहाँ से जो भी सिचुएशन इधर का जो भी पोर्शन होगा वो इधर को आएगा। और इन्होंने क्या मूल आकृति के समान, मतलब उसे बदलना भी नहीं चाहिए। बात समझ में आ गई ना। अगर आप देखो इस ट्रायंगल को अगर आप घुमाओगे तो इसका पीक इधर को चला जाएगा और ये क्या होगा, बदल जाएगा। इसलिए क्या होगा, ये आंसर हमारा नहीं होगा। अब आउटर ये वाला जरा देखो, आपका नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये भी तो इसी तरह से है, ये घूम करके जब यहाँ जाएगा फिर यहाँ एंटी क्लॉक फिर इधर को आएगा तो क्या होगा, इधर पिक चला जाएगा। तो इसलिए हमारा आंसर ये भी नहीं होगा। बात समझ में आ गई ना। ये तो हमने आउटर देख के, इंटरनल देख करके अगर हमको काटना तो हमारे पास यही दोनों बच गए हैं। ठीक है, इंटरनल में इन्होंने क्या कहा है, इंटरनल में 270 डिग्री इधर से घुमाना है, मतलब कि इस तरह से घूम करके जाएगा इधर की पोजीशन। मतलब अब जो यहाँ पर चीजें थी वो किधर को जाने वाली हैं, इधर को जाने वाली हैं। बात समझ में आ गई ना। तो अगर आप यहाँ पर देखो
इसको अगर आप घुमाओगे तो ये यहाँ पर चला जाएगा, और यहाँ जाने का मतलब कि पूरा डायग्राम बदल गया, जबकि इन्होंने कहा समान होना चाहिए, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। फिर आंसर होगा क्या, ये वाला होगा। बात समझ में आ गई। जब 3 कट गए तो एक हमारा आंसर है। अगर आप इसे चेक करो तो देखो ये क्या है, इसको जब आप घुमाओगे तो वापस से वो ये कहाँ पे आएगा, इधर को आएगा कि नहीं आएगा। और देखो ये मूल आकृति में भी ऐसे ही है। बात समझ में आई, बताओ भाई। तो ये रोटेशन वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रहे हैं, इनको भी बड़े अच्छे से आप क्या करो, ऑप्शन काटना ही सबसे बेस्ट अप्रोच है इन सब का। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहां से देखो एनालिटिकल का पोर्शन है, एनालिटिकल का पोर्शन है विश्लेषणात्मक, जिसको हम लोग बोलते हैं। मैंने आपको इन सबके ऑफलाइन क्लासेस में बार बार हम लोगों ने इसका जिक्र किया है, आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको चीज़ें जो बताया है, इससे पहले मैंने बताया है, उन्हीं का यूज़ करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, अक्टूबर महीने में मोटरसाइकिल की बिक्री इस बात पर निर्भर करती है कि पिछले कुछ महीनों में मानसून कैसा रहा है। बहुत ध्यान से एक एक वर्ड को आप लोग पढ़ा करो एनालिटिकल में। भारत के अधिकांश हिस्सों में चालू वर्ष में वर्षा अपेक्षा से अधिक हुई है। तो दो तरह की इंफॉर्मेशन है, दो अलग अलग इंफॉर्मेशन अभी तक हमको मिला यहाँ पर। देखो क्या यहाँ तक कहा गया कि सबसे पहली चीज तो यहाँ तक खत्म हो गई, क्या अक्टूबर महीने में मोटरसाइकिल की बिक्री इस बात पर निर्भर करती है कि पिछले कुछ महीनों में मानसून कैसा रहा है। दूसरी बात इन्होंने क्या कहा, भारत के अधिकांश हिस्सों में चालू वर्ष में वर्षा अपेक्षा से अधिक हुई है, मतलब मानसून अच्छा रहा है, ये कहा गया। ठीक, लेकिन पहली लाइन में जो इन्होंने बताया है कि ये डिपेंड करता है मोटरसाइकिल की बिक्री किस पे, मानसून पे। लेकिन यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है कि मानसून के बढ़ने से क्या होगा, मानसून के घटने से क्या होगा, इसकी मोटरसाइकिल की बिक्री घटेगी या बढ़ेगी, ऐसे कोई डेटा फैक्ट यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। अच्छा, जो डेटा फैक्ट आपके पास नहीं होते यहाँ पर, उनको हम अपनी तरफ से एज्यूम नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। बहुत लोग इस चीज़ का एजम्पशन कर लेते हैं अपनी तरफ से, तो इसका एजम्पशन आपको नहीं करना। अगर आप एजम्पशन खुद से करने लगते हो तभी गलतियां होती हैं। बात समझ में आ गई है ना, बोलो। तो यहां पर जो दिया गया है अगली लाइन में, इन्होंने क्या कहा, उपरोक्त में से मोटरसाइकिल विनिर्माण कंपनियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। मतलब विनिर्माण का मतलब क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनकी बात हो रही है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि बड़ी शुद्ध हिंदी आ जाती है, लोगों को नहीं समझ में आता है, तो भाई ऐसे में देखो थोड़ा सा इधर देख लिया करो, यहाँ पर जो आपका इंग्लिश का वर्ड है वो आपको क्लियर कर देगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ठीक है, उन्हीं की बात हो रही है। तो विनिर्माण कंपनियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। 3 बातें हैं यहाँ पर। जब भी एनालिटिकल को पढ़ो तो बड़े गौर से पढ़ो और हर एक वर्ड को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर करना। जरा देखो यहाँ पर पहले इन्होंने क्या कहा, मानसून के बारे में बताया कि मानसून के आधार पर ही मोटरसाइकिल की बिक्री जो है उसके आधार पर होती है। क्या होती है पता चला हमको। लेकिन यहाँ दूसरे में इन्होंने बताया कि मानसून इस वर्ष अच्छा है, अपेक्षा से अधिक हुई है। और तीसरे में इन्होंने पूछा है मोटरसाइकिल निर्माण करने वाली कंपनियों के संदर्भ में क्या सही है, ये पूछा गया। आओ देखते हैं यहाँ पर, लाभप्रदता बढ़ाने के लिए, लाभप्रदता का मतलब कि ये प्रॉफिट की बात की गई है यहाँ पर, ठीक है ना। देखो यहाँ पर लिखी होगी प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी की बात हुई है। लाभप्रदता बढ़ाने के लिए कंपनियां मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ाएंगी। अच्छा देखो ये समझ में तो आ गया, लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगा। अभी आप लोग जब प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, या फिर एग्जाम में भी हो, तो कम से कम एक बार आप ऐसा जरूर किया करो कि इनको एक ओवरव्यू ले लो 2-4 सेकंड के अंदर कि यहाँ पर क्या चल रहा है, इनमें कैसे सेंटेंस दे रखे हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो इसकी अंडरस्टैंडिंग है वो बन जाएगी आपके दिमाग में बहुत अच्छे से। तो चलो एक बार रीड करके ही मैं आपको दिखा देता हूँ। लाभप्रदता बढ़ाने के लिए कंपनियां मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ाएंगी। कंपनियां लागत को कम करने के लिए जनशक्ति को कम कर देंगी। जनशक्ति का मतलब क्या है यहाँ पर, मैन पावर, ठीक है ना। देखो यहाँ के लिखा हुआ है, यदि कीमतें अपरिवर्तित बनी रहती हैं तो भी कंपनियों का राजस्व बढ़ेगा। यहाँ पर रेवेन्यू की बात की गई है। और प्रत्येक कंपनी की बाजार हिस्सेदारी में अच्छी बिक्री से इजाफा होगा। अब देखो यहाँ पर आपने एक बार रीड कर लिया ना, अब समझ में आएगा इसको करना। लाभप्रदता बढ़ाने के लिए कंपनियां मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ाएंगी, कहीं से ये चीजें नहीं। अच्छा, इन्होंने क्या पूछा है, निष्कर्ष। निष्कर्ष के बारे में मैं एक चीज आपको बता दूं,
मैंने आपको बताया है एजम्पशन पहले की बात हो जाती है, पूर्व धारणा जिसको आप बोलते हो। कंक्लूजन जो होता है वो बाद की बात होती है, और जो तर्क होता है वो कहीं का भी हो सकता है, आगे पीछे का, ठीक है ना। तो कंक्लूजन ये बात की बातें हैं, इन्हें पढ़ करके आपको कंक्लूजन निकालना है। देखा ना आपने टीवी में मीडिया वाले क्या करते हैं, एक सेंटेंस पा गए तो उस पर कंक्लूजन निकालते रहते हैं, पूरे दिन कंक्लूजन निकालेंगे कि फलान व्यक्ति ने ऐसा कहा, क्यों कहा, और कहा तो क्या होने वाला है। बात समझ में आ गई ना। तो ये चीज यहाँ पर है कि आपको निष्कर्ष निकालना है, इससे एनालिसिस करना है। तो देखो, लाभप्रदता बढ़ाने के लिए कंपनियां मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ाएंगी, ऐसा कोई निष्कर्ष यहां से नहीं निकल रहा है, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा कैंसिल आउट होगा। कंपनियां लागत को कम करने के लिए जनशक्ति को कम कर देंगी, ये भी यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो मैन पावर को बढ़ाएंगी, घटाएंगी, क्या करेंगी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, ये सब एक्स्ट्रा डेटा है, यहाँ से अतिरिक्त सोच करके डाला गया है, ठीक है ना। अतिरिक्त आपको नहीं सोचना है, ठीक। और यहाँ पर इन्होंने कहा यदि कीमतें अपरिवर्तित बनी रहती हैं तो भी कंपनियों का राजस्व बढ़ेगा। ध्यान रखना, इसको जरा ध्यान से समझना, ठीक है, ये बस समझने वाली बात है। देखो, राजस्व की बात की गई है, रेवेन्यू की बात की गई है। वास्तव में रेवेन्यू होता क्या है? जो रेवेन्यू होता है वो प्राइस इनटू सेल होता है। मतलब कि अगर प्राइस बढ़ा दीजिए आप, सेल कांस्टेंट रहे तब भी रेवेन्यू बढ़ जाएगा, सेल बढ़ा दीजिए प्राइस कांस्टेंट रहे तब भी रेवेन्यू बढ़ जाएगा, प्राइस और सेल दोनों बढ़ जाए तो भी रेवेन्यू बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इन्होंने क्या कहा, यदि कीमतें अपरिवर्तित बनी रहती हैं तो भी कंपनियों का राजस्व बढ़ेगा। आप एक चीज देखो, राजस्व का मतलब क्या है, इनका इनकम इनके पास आ रहा है, ठीक है ना। इन्होंने कहा कीमतें अपरिवर्तित, भाई कीमतें अपरिवर्तित रहती हैं क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सेल तो उनका जारी है। बताओ, सेल तो नहीं ना रुक रहा उनका, इसका मतलब रेवेन्यू उनका आ रहा, अभी भी उनके पास इनकम बना हुआ है, ठीक है ना। लास्ट ऑप्शन आपको बता देगा कि इन दोनों में से सबसे सटीक कौन सा होने वाला। प्रत्येक कंपनी की बाजार हिस्सेदारी में अच्छी बिक्री से इजाफा होगा। प्रत्येक कंपनी की बाजार हिस्से मतलब बाजार में जो इनका शेयर है ना, शेयर की बिक्री अच्छी होगी और उनका उसमें इजाफा होगा। इसमें तो भाई देखो, यहां पर बाजार की हिस्सेदारी में इजाफा होगा, किससे? अच्छी बिक्री से। और किसकी? प्रत्येक कंपनी की। तो जी ये वर्ड आ रहा है ना प्रत्येक, हमने बार बार एक चीज कहा है, प्रत्येक। ये सब वर्ड जो है ना पूरे सेंटेंस को कमजोर बना देते हैं, इसने ही पूरे को कमजोर बना दिया है। और दूसरी चीज ये भी है, बाजार हिस्सेदारी जो मार्केट शेयर है इसका, ये अच्छी बिक्री से इसमें इजाफा, अच्छी बिक्री से इजाफा होगा, ठीक है, लेकिन उसके बारे में भी कोई यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं है। और प्रत्येक वर्ड तो अपने आप में इसको कमजोर कर ही ना, बस यही एक है जो आपके सामने सही हो सकता है। तो देखो, एनालिटिकल जो होता है ना, अपने आप में बहुत अच्छा सा क्वेश्चन होता है, इसमें आपका प्योर लॉजिकल होता है। ऐसी कोई भी चीजें नहीं होती हैं कि हमेशा वो यहाँ पर रिपीट होती हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं होते हैं यहाँ पर कि रिपीट होते हैं, हर बार नए क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं इस सेक्शन में, ठीक है। तो ये सब कुछ आपके ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है, लेकिन जो तरीके मैं आपको सिखाता हूं, अगर आप उनको सीख गए तो ये क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। जितनी चीजें आप सीखो उनका एप्लीकेशन यहाँ पर किया करो क्वेश्चन में। देखो यहाँ पर फिर से एक बार दिखा देता हूँ आपको, यदि कीमतें अपरिवर्तित बनी रहती हैं तो भी कंपनियों का राजस्व बढ़ेगा। तो देखो भाई, कीमतें अगर अपरिवर्तित भी हैं तो इनका सेल तो जारी है, क्योंकि अक्टूबर में अगर मान लो इन्होंने सेल किया है, वो चाहे कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, लेकिन रेवेन्यू तो आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ, रेवेन्यू आ रहा है तो उनके पास रेवेन्यू, उनका राजस्व तो बढ़ ही रहा है, उनके पास राजस्व तो आ ही रहा है। बात समझ में आ गई ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, इसको देखो इस तरह से अरेंज किया गया है। वास्तव में ये देखो, इसका इंग्लिश का ट्रांसलेशन यहाँ पर है और ये है आपका ऑप्शन यहाँ से, ये हिंदी इंग्लिश में दोनों, ठीक है। अब इसको समझ लो। देखो यहाँ पर, जब लोग नए घर खरीदते हैं तो वे उपभोक्ता टिकाऊ उत्पाद जैसे फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन आदि खरीदते हैं। नए फ्लैटों की बिक्री होम लोन ब्याज दरों पर निर्भर करती। यहां तक एक बात इन्होंने बताई, क्या? जैसे किसी ने नया घर खरीदा तो क्या करता है वो व्यक्ति, जो टिकाऊ उत्पाद होते हैं, उपभोक्ता के लिए जो टिकाऊ उत्पाद होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं, जैसे फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, ये सब, ठीक है ना, तो उसको भी वो खरीदता है, ठीक। एक इन्फॉर्मेशन ये दिया गया।
फिर क्या कहा गया, नए फ्लैटों की बिक्री होम लोन ब्याज दरों पर निर्भर करती है। यहां तक एक बात है क्या, कि अगर होम लोन ब्याज दर के अनुसार जो ऐसा होगा उसी के अनुसार नए फ्लैट की बिक्री होगी। मतलब आप इसको कॉमनली ऐसे समझ सकते हो भाई कि अगर ब्याज की दरें ज्यादा होंगी तो फ्लैटों की बिक्री कम होगी, और ब्याज की दरें कम होगी तो फ्लैटों की बिक्री ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेकर के उसको खरीदेंगे। ठीक है ना। आगे देखो, डिपेंड उस पर करती है। यह आशा की जाती है कि बैंक अगले वर्ष कम से कम 1% ब्याज दरों में कटौती करेंगे, जो कि एक बड़ी कमी है। देखो 1% ब्याज दरों में जो कटौती की जा रही है, और कम से कम 1% इन्होंने कहा है, मतलब 1% से कम नहीं होगा, उससे ज्यादा हो सकता है, उससे ज्यादा भी बैंक कर सकती है कटौती। ठीक है ना। ये इंफॉर्मेशन भी यहां से निकला कि बैंक अगले वर्ष कटौती जरूर करेगी, कम से कम 1%, 1% से कम नहीं, उससे ज्यादा ही करेगी। ठीक है ना। अगर करेगी तो 1% या फिर उससे ज्यादा, जो कि एक बड़ी कमी है। मतलब इस कमी को बड़ी बताया जा रहा है, मतलब कि ऐसा नहीं होता था, इसका मतलब कि 1% या उससे ज्यादा की कटौती की जाए। ठीक है, चलो आगे देखो। अब इन्होंने कहा उपरोक्त में से कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। अब हम उन निष्कर्ष की बात करते हैं, आइए देखते हैं फिर से यहां पर। उपभोक्ता टिकाऊ उत्पाद कंपनियों को, मतलब जो ये कंपनियां जो उपभोक्ता टिकाऊ उत्पाद बनाती हैं, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, उनकी बात की गई। उपभोक्ता टिकाऊ उत्पाद कंपनियों को अपनी बिक्री को बढ़ावा देने के लिए भारी छूट देनी होगी। एक बार रीडिंग करवा देते हैं आपको। सबसे पहले, भारत को उपभोक्ता टिकाऊ उत्पाद वस्तुओं के अधिक बहुराष्ट्रीय ब्रांडों को आकर्षित करने के लिए सरकार विदेशी निवेश मापदंडों में राहत देगी। इतने में समझ में आ चुका होगा आपको कि क्या चल रहा है यहाँ पर। रियल एस्टेट सेक्टर और उपभोक्ता टिकाऊ कंपनियों की बिक्री में उच्च वृद्धि देखी जाएगी। शॉपिंग मॉल में बिक्री की तुलना में ई कॉमर्स साइटों पर उपभोक्ता टिकाऊ उत्पाद वस्तुओं की बिक्री बहुत तीव्र हो जाएगी। इतनी रीडिंग अगर आप कर लिए ना, इतने में आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी कि भाई ये दोनों हमने तो ऐसे ही काट दिया। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर देखो क्या है, बहुराष्ट्रीय ब्रांडों इन सब की बात हुई है। ठीक है, विदेशी निवेश की बात हुई है, जिसका जिक्र यहाँ पर कहीं नहीं था। ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, ई कॉमर्स साइटों की बात किया है, जबकि यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है, इससे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकल रही है। भाई उपभोक्ता कहाँ से इन सब चीज़ों को खरीद रहा है, ये सब कहीं इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। ठीक है। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। अब इन दोनों में आपको थोड़ा सा सोचना है, जरा देख लो, आपको मैं समझा देता हूँ। इन्होंने क्या कहा, अपनी बिक्री को बढ़ावा देने के लिए भारी छूट देनी होगी। और रियल एस्टेट सेक्टर और उपभोक्ता टिकाऊ उत्पाद, रियल एस्टेट सेक्टर मतलब ये जो फ्लैट वगैरह खरीदे जा रहे थे, फ्लैटों की। ठीक है ना। रियल एस्टेट सेक्टर और उपभोक्ता टिकाऊ उत्पाद कंपनियों की बिक्री में उच्च वृद्धि देखी जाएगी। अब आपको समझ में आया ना कि इसमें इसमें कौन सा सही होगा, यही सही होगा। कारण क्या है, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो यहाँ पर इन्होंने कहा कंपनियों को अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए भारी छूट देनी होगी। क्यों देनी होगी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कारण क्या है, इसकी जरूरत इसलिए नहीं पड़ने वाली है क्योंकि ऑलरेडी यहां पर एक बात है क्या, कि बैंक अगले वर्ष कम से कम 1% की ब्याज दरों में कटौती तो करेगा ही करेगा, मतलब 1% या उससे ज्यादा की कटौती करेगा। और जब वो कटौती करेगा तो यहां पर एक बात और थी कि नए फ्लैटों की बिक्री किस पे डिपेंड कर रही है, ब्याज दरों पर निर्भर करेगी। अब जब भाई ब्याज दर में कटौती हो रही है तो फ्लैटों की यहां पर क्या हुआ है, यहां कटौती हुई है, मतलब डिक्रीमेंट हुआ है। तो फ्लैटों की बिक्री में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, ये बढ़ जाएंगे। और जब फ्लैटों की बिक्री बढ़ेगी तो एक बात और कहा इन्होंने, नए घर जब खरीदते हैं तो उपभोक्ता टिकाऊ उत्पाद भी खरीदते हैं, मतलब इनकी भी बिक्री बढ़ने वाली है, जो ये उत्पाद हैं। बात समझ में आ गई ना। तो सब कुछ डिपेंड किस पे कर गया, सब कुछ डिपेंड तो इन्हीं पे किया, ब्याज दरों पर। और ब्याज दर तो ऑलरेडी कम होने जा रहे हैं, तो फिर उन्हें छूट देने की क्या जरूरत पड़ेगी। भाई जब उनकी बिक्री वैसे ही हो रही है तो छूट क्यों दें, कंपनियां छूट क्यों देती हैं, कंपनियां इसीलिए तो छूट देती हैं कि बिक्री उनकी बढ़ जाए। जब बिक्री उनकी डाउन होती है तब वो छूट देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, ऑफर चलाते हैं। लेकिन अगर यहां पर ऑलरेडी इनकी बिक्री बढ़ रही है तो छूट वो क्यों देंगे। बात समझ में आ गई ना। अब यहां पर देखो ये वाला ऑप्शन कैसे सही हो रहा है, इसको समझो आप। रियल एस्टेट सेक्टर उपभोक्ता टिकाऊ उत्पाद कंपनियों को बिक्री में उच्च वृद्धि देखी जाएगी। क्यों देखी जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी इसकी वजह से दोनों चीजें बढ़ रही हैं। तो ये बात क्या हो गई, सही हो गई, ये निष्कर्ष हमारा सही हो गया। बात समझ में आई बच्चों, बताओ। देखो अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे अच्छे से, ठीक है, एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा सही होगा। लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चांस कम होगा सही होने का। ठीक है ना। तो इसलिए इनको क्या है, प्रैक्टिस करना है। जब प्रैक्टिस आप करोगे, देखो शुरुआती में क्या करो, शुरुआत में अगर आप क्वेश्चन को कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने कोई आंसर निकाला, उसके बाद फिर आप जाओ आंसर को चेक करो। ठीक है। अगर मान लो शुरुआत में आंसर नहीं समझ में आता आपको,
तो आप सीधे सॉल्यूशन पे जाओ, बुक को उठाओ, सीधे सॉल्यूशन पे जाओ और देखो वहां पे आपकी किस तरह से उसका एनालिसिस दिया गया। आपको क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी बनी जाएगी। फिर आपको समझ में आने लगेगा कि हमको किस तरह से सोचना है, किस तरह से एनालिसिस करना है। बात समझ में आ गई। धीरे धीरे क्या होगा कि जब आप ऑप्शन अपना आंसर निकालो तब उसके बाद सॉल्यूशन को देखो। तो ये सेकंड स्टेप में। फिर थर्ड स्टेप जाते जाते आपका ऐसा होगा ना कि आंसर सही होना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आई ना। इस तरीके से इनकी प्रैक्टिस करोगे तो सही होने लगेंगे आपसे। चलो यहाँ देखो, रमेश की डॉक्टर बनने की इच्छा है, किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए सॉरी फॉर दैट, रमेश की डॉक्टर बनने की इच्छा है, किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए प्रत्येक को भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में अच्छे अंक प्राप्त करने चाहिए और प्री मेडिकल परीक्षा के लिए बोर्ड परीक्षा में तीनों मेडिकल परीक्षाओं में उच्च रैंक भी प्राप्त करना चाहिए। तीनों मेडिकल परीक्षाओं का मतलब क्या है यहाँ पर, तीनों मेडिकल परीक्षाओं का मतलब ये है कि भौतिकी, रसायन विज्ञान, ये सॉरी भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ये 3 पेपर इनकी बात की गई। ठीक है, तीनों में उच्च रैंक भी प्राप्त करना चाहिए। रमेश ने अपनी बोर्ड परीक्षा में तीनों विषयों में उच्चतम अंक भी अर्जित किया और मेडिकल टेस्ट परीक्षा में भी शीर्ष स्थान प्राप्त किया, मतलब उसने टॉप किया। अब इन्होंने क्या पूछा, उपरोक्त में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, मतलब कि उपरोक्त मतलब नहीं, ये निम्न में से। ठीक है ना, गलत लिखा गया है, उपरोक्त नहीं होना चाहिए। विच ऑफ द बिलो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ देखो उपरोक्त लिखा हुआ है जो कि निम्न होना चाहिए। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग सुनना, ये छोटी बात नहीं है आपके लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ सुनो। इन्होंने यहाँ पर लिखा था उपरोक्त, तो जबकि यहाँ पर लिखा था बिलो, जिसका मतलब क्या होता है, निम्न। ठीक है ना, कभी कभी ऐसा होता है, अगर कभी किसी क्वेश्चन को पढ़ करके डाउट हो हिंदी में तो इंग्लिश देखा करो आप। ज्यादातर क्वेश्चन में, बल्कि पेपर में भी ये लिखा रहता है, अगर कभी हिंदी माध्यम के प्रश्न में कोई भी कंफ्यूजन होता है, कोई भी विरोधाभास होता है, तो उस केस में जो इंग्लिश में लिखा गया क्वेश्चन है वही मान्य होगा, उसी के शब्दों को मान्य किया जाएगा, उसी की भाषा को मान्य किया जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इसलिए देखो, मैं उस चीज को संयोग से नजर पड़ा तो इसलिए मैं आपको बता भी दे रहा हूं कि कभी भी अगर हिंदी में लगे कुछ गड़बड़ तो इंग्लिश को एक बार देख लिया करो आप। ठीक है ना, तो इसके माध्यम से सही कर लिया करो। ठीक है, इससे क्या होगा, क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, फिर से हमें कंक्लूजन ही निकालना है और बहुत आसान होता है, एक तरह डिसीजन मेकिंग की तरह का ये वाला क्वेश्चन है। और देखो यहाँ पर पहले इंफॉर्मेशन क्या थी कि रमेश की डॉक्टर बनने की इच्छा है, ये पहले इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहां तक खत्म। दूसरी क्या है, किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए प्रत्येक को, जितने भी लोग हैं डॉक्टर बनना चाहते हैं उनको भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में अच्छे अंक प्राप्त करने चाहिए और प्री मेडिकल परीक्षा के लिए बोर्ड परीक्षा में तीनों मेडिकल परीक्षाओं में उच्च रैंक भी प्राप्त करना चाहिए। मतलब कि ये जो तीनों हैं, बोर्ड में भी अच्छा परफॉर्मेंस इनका होना चाहिए। ठीक है ना, तभी वो प्री मेडिकल परीक्षा में वो बैठ सकते हैं। ठीक है ना, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर अच्छे अंक इनके बोर्ड में भी होने चाहिए। बात समझ में आ गई ना, मतलब प्री मेडिकल भी होना चाहिए आपका, प्री मेडिकल भी होना चाहिए आपका अच्छा, और बोर्ड में भी अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए। अब देखो रमेश की इंफॉर्मेशन इन्होंने क्या दिया, रमेश ने अपनी बोर्ड परीक्षा में तीनों विषयों में से उच्चतम अंक अर्जित किए हैं, मतलब बोर्ड में परफॉर्मेंस उसका बढ़िया रहा, हाईएस्ट उसका रहा। फिर आगे क्या कहा इन्होंने, मेडिकल टेस्ट परीक्षा में भी शीर्ष स्थान प्राप्त किया, मतलब यहां पर भी उसने टॉप कर लिया है। तो मतलब कि दोनों जगह परफॉर्मेंस अच्छा है, मतलब उसकी एलिजिबिलिटी बढ़ गई है, तब अब उसको अच्छे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल सकता बड़ी आसानी से, उसकी एलिजिबिलिटी हो चुकी है, मतलब उसकी डॉक्टर बनने की इच्छा क्या है, पूरी हो सकती है। बात समझ में आ गई ना। देखो किस तरह से इसका पूरा एनालिसिस था। आगे देखो, अब निष्कर्ष पे आते हैं हम। रमेश स्वर्ण पदक विजेता डॉक्टर बन जाएगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं पता है। आगे क्या होगा, जब डॉक्टर बनेगा तब का तब बनेगा। अभी की जो इन्फॉर्मेशन है उसके आधार पे हम निष्कर्ष निकालेंगे। यहाँ रमेश डॉक्टर बन जाएंगे, और हाँ बिल्कुल बन जाएंगे, और अपना स्वयं का बहुविशेषता अस्पताल खोलेंगे। भाई यहाँ पर देखो एक चीज इन्होंने क्या कहा, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलेंगे। ये पता नहीं ये हॉस्पिटल खोलेंगे या फिर डॉक्टर बन करके कहीं प्राइवेट में रहेंगे, क्या करेंगे कुछ नहीं पता। ठीक है, गवर्नमेंट रहेंगे। भाई ये एक्स्ट्रा चीजें हैं, ये चीज क्या है, अपनी तरफ से सोची गई है, अतिरिक्त चीजें हैं।
मैंने आपसे बार बार कहा है कि जब भी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो तो वहां पर थोड़े सतर्क होकर के सोचो। अगर वो कंक्लूजन निकल रहा तब तो ठीक है, नहीं निकल रहा तो काट देना है आपको, तुरंत यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। आगे देखो, रमेश आसानी से अपनी पसंद के किसी भी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश प्राप्त कर सकता है। यस ऑफ कोर्स दिस इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज यहां पर इसके लिए जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, अच्छे यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेडिकल, अच्छे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी वो दोनों फुलफिल हो रही थी। और उसमें भी देखो क्या है, ये टॉप पर है भाई, जो बंदा टॉप पर है तो वो क्या होगा, अपनी पसंद के आसानी से कॉलेज को प्राप्त कर सकता है। बात समझ में आ गई ना, तो ये सही होगा। लास्ट को भी हम चेक कर लेते हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बने। देखो यहाँ पर इसको समझ लो, टॉपर होने के नाते रमेश, लेकिन एग्जाम में आपको नहीं करना, एग्जाम में आंसर आ गया तो भाई यहीं टिक करना, निकल जाना, लास्ट को मत फिर चेक करना, ठीक है। एग्जाम में ये काम नहीं करना, ठीक है। यहाँ देखो, टॉपर होने के नाते रमेश इंजीनियर बनने के, गलत हो गया ना, इंजीनियर बनने का विकल्प ये चुन सकता है। पता नहीं क्या करेगा भाई। और सबसे बड़ी चीज, जब वो डॉक्टर बनने की इच्छा है तो इंजीनियर क्यों बनेगा। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं उन दुकानों पर खरीदारी करना पसंद करता हूं जिसमें अधिक ऑफर और छूट मिलती है। भाई ये तो एक मैं कहूँगा कि ह्यूमन हैबिट है इस तरह की भाई, कि जहां आदमी को ऑफर ज़्यादा मिलेगा, जहां पर ऑफर ज़्यादा मिलेगा, छूट ज़्यादा मिलेगा, वो व्यक्ति वहीं से खरीदारी ही ज़्यादा करेगा। ये तो सही बात है, ह्यूमन टेंडेंसी है। तो इसलिए मैं जी मार्ट पर अधिक और ब्लिस बाजार में कम खरीदारी करना चुनता हूँ। सुनना यहाँ पर, इससे निष्कर्ष क्या निकला, एक निष्कर्ष यहाँ पर है। इससे पता ये चल रहा है कि भाई जी मार्ट पर अधिक खरीदारी वो क्यों कर रहा है, क्योंकि ऐसा छूट उसको मिल रही होगी, ज्यादा ऑफर मिल रहा होगा। ये सारी बातें समझ में आ रही हैं यहाँ से, ठीक है ना। और ब्लिस पे ऐसा नहीं होता होगा। अब क्वेश्चन देखो, इन्होंने पूछा क्या, इस कथन से पहचान करें कि नीचे दी गई धारणाओं में से कौन सा अनुमान अंतर्निहित है। मतलब कि एजम्पशंस की बात हो रही है। अनुमान जिसको आप अवधारणा भी कहते हो, पूर्व धारणा भी कहते हो, ठीक है, या धारणा भी लिखा रहता है, ये उसी की बात कर रहे हैं। तो देखो मैंने इसके लिए भी आपको बताया है, क्योंकि ये एक वर्ड है जो क्वेश्चन को आसान बनाता है जब आपका एजम्पशन आता है। देखा है आपने इससे पहले की क्लासेस में, सीखा है उस चीज को, आगे उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। देखो यहाँ पर उसी तरीके से जी मार्ट और ब्लिस बाजार दोनों में अधिक ऑफर और छूट दी जाती है, बात तो गलत है। फिर क्या कर रहे हैं, ब्लिस बाजार में कोई ऑफर और छूट नहीं है। देखो यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर एक इसने कहा जी मार्ट पर अधिक और ब्लिस में कम खरीदारी करना चुनता हूं, मतलब कि वहां ऑफर और छूट कम आते हैं। और यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, कोई ऑफर और छूट नहीं आता, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या कहा, जी मार्ट में ब्लिस बाजार की तुलना में अधिक ऑफर और छूट हैं। सॉरी, ये सही है, ये सही है, क्योंकि जी मार्ट की ही तो बात की, जी मार्ट में, ठीक है ना, ये सही है, इसको हम गलत नहीं करेंगे, ये सही है। आगे देखो बता देंगे, में जी मार्ट की तुलना में अधिक छूट है, ये दोनों में देखो एक कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर इस और देखो भाई, यहां पर इन्होंने क्या कहा, जी मार्ट में ब्लिस बाजार की तुलना में अधिक ऑफर और छूट है। अब यहां पर देखो, मैं जी मार्ट पर अधिक और ब्लिस बाजार में कम खरीदारी करना चुनता हूं, क्योंकि मैं उन दुकानों पर खरीदारी करना पसंद करता हूं जिसमें अधिक ऑफर और छूट मिलती है। तो मतलब क्या हुआ, यही ना, जी मार्ट में ब्लिस की अपेक्षा तुलना में अधिक ऑफर और छूट है, ठीक है। बात समझ में आ गई ना, तो हमारा आंसर क्या होगा, सी पार्ट होगा। आसान सा ही क्वेश्चन था। मधुमेह होने के कारण डॉक्टर ने मुझे कम चीनी का उपभोग करने की सलाह दी है। अब इसलिए ये तो होता ही है भाई, ये तो रियल में ही होता है। कोई डायबिटीज का पेशेंट है तो उसे क्या है, शुगर कम इंटेक करना होगा, इसलिए मैं कम आइसक्रीम खा रहा हूं। एक बात तो समझ में आ गई कि आइसक्रीम में चीनी होती है, शुगर होता है, तभी उसने आइसक्रीम को कम कर दिया, ठीक है। देखो यहाँ पर, इस कथन से पहचान करें कि नीचे दी गई धारणाओं में से कौन सा अनुमान अंतर्निहित है। फिर से इन्होंने किसकी बात की है भाई, एजम्पशन की बात की है। और देखो यहाँ पर, आइसक्रीम में कम चीनी होती है और आइसक्रीम खाने से मधुमेह के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है, गलत हो गया है। आइसक्रीम खाने से शरीर में चीनी का स्तर कम हो जाता है जो मधुमेह को बढ़ाता है। चीनी का स्तर कम होगा तो मधुमेह बढ़ेगा, और दूसरी चीज आइसक्रीम से क्यों कम होगा, जबकि ऊपर से बात समझ में आ रही है।
आइसक्रीम में चीनी होती है बिल्कुल, इसलिए कम आइसक्रीम उपभोग करने से चीनी का सेवन कम हो जाता है। ऑब्वियसली यही सही हो जाएगा। आंसर फिर से हमारा क्या होगा, सी पार्ट। आगे देखो, आइसक्रीम मधुमेह के लिए एक निवारक उपाय है, बिल्कुल गलत है। निवारक नहीं बल्कि विषाक्त उपाय है कि नहीं। चलो देखो आगे देखो, आसान सा क्वेश्चन ये भी था। एक रिटेल स्टोर स्टोर में अधिक ग्राहकों को आकर्षित करके उच्च बिक्री का लक्ष्य रख रखा। अच्छा देखो यहाँ पर सेंटेंस, यहाँ पे अगर दिक्कत करे तो इंग्लिश का पढ़ लिया करो। अ रिटेल स्टोर इज टारगेटिंग अ हायर सेल्स बाय अट्रैक्टिंग मोर कस्टमर्स टू द स्टोर। ठीक है, मतलब कि वो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए अधिक से अधिक ग्राहकों को अट्रैक्ट करके क्या कर रहा, उच्च बिक्री का लक्ष्य जो बनाया है, मतलब ज्यादा से ज्यादा बिक्री करना चाहता है। वो क्या करना चाहता है, हाइयर सेल का उसने टारगेट रखा है। कैसे, बाई अट्रैक्टिंग मोर कस्टमर, कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करके। भाई तमाम तौर तरीके होते हैं सभी कंपनियों के, सभी रिटेल स्टोर के, सभी दुकानदारों के अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के। आपको पता है कौन कौन से तौर तरीके हैं, आप किस तरह से दूसरे दुकानों पे अट्रैक्ट होते हो। अभी इससे पहले आपने देखा छूट वगैरह की बातें थी, उसी तरह यहाँ पर भी देखो कुछ बातें ऐसी हैं। उन्होंने गतिविधियों और प्रचार पर अपने विपणन बजट को बढ़ावा दिया है। तो देखो विपणन का मतलब देखो शुद्ध हिंदी यहाँ पर फिर से है, ये क्या है, मार्केटिंग। मार्केटिंग को ही क्या कहते हैं, विपणन। देखो यहाँ पे लिखा होगा, दे हैव स्टेप्ड अप देयर मार्केटिंग बजट ऑन एक्टिविटीज एंड प्रमोशन। जो मार्केटिंग का उनका बजट है वो किस पे लगा रहे हैं, एक्टिविटीज पे लगा रहे हैं। अलग अलग तरह के क्रियाकलाप है जो कस्टमर को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना, देखा होगा आप लोगों ने कई बार शॉपिंग मॉल वगैरह में क्या करते हैं कि कुछ कंपनी वाले अपना एक छोटा सा कैनोपी वगैरह लगा करके बैठेंगे, उसके बाद वहाँ पे सिंगिंग करेंगे, कराएंगे, कस्टमर्स को बुलाएंगे, वहाँ पे प्राइस वगैरह देंगे। ठीक है, ये सब एक्टिविटीज़ हो गई। और साथ साथ प्रचार एडवर्टाइजमेंट का, ठीक है, प्रमोशन करने का और सब तरीका जो भी इनका है। इस कथन से पहचान करें कि नीचे दी गई धारणाओं में से कौन सा अनुमान अंतर्निहित है। फिर से बात किसकी है, एजम्पशन की ही है। ठीक है, देखो यहाँ पर उच्च विपणन खर्च कर्मचारियों की प्रेरणा और दक्षता को बढ़ावा देगा। भाई विपणन मार्केटिंग में खर्च हो रहा है तो कर्मचारियों पे से उस पर क्या लेना देना। खर्चा मार्केटिंग में हो रहा है, जो कर्मचारी काम कर रहा है उसकी दक्षता और इन सब पे क्या असर होने वाला है। ठीक है, नहीं होने वाला है। एक बार रीडिंग कर लो सबको। देखो, गतिविधियां और प्रचार से स्टोर में आने वालों की संख्या बढ़ेगी और अधिक ग्राहकों से तात्पर्य अधिक खरीदारी और अधिक व्यवसाय होगा। ऑब्वियसली देखो इसको है ना, ये फेवर में हमारे। ठीक है ना, आगे भी रीडिंग कर लो, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी क्योंकि इसका लैंग्वेज थोड़ा सा शुद्ध हिंदी ज्यादा है। देखो यहाँ, उच्च विपणन व्यय से विक्रेताओं के साथ वार्ता शक्ति में सुधार होगा, वार्ता शक्ति कम्युनिकेशन में सुधार होगा। देखो यहाँ पर ये मार्केटिंग में कर रहे हैं और क्या नाम, मार्जिन में भी वृद्धि होगी। तो मार्जिन में कहाँ वृद्धि हो रही, मार्जिन की यहाँ पर कोई बात नहीं की गई है। जब मार्जिन तो तब बढ़ता है जब उसके मार्क प्राइस को और बढ़ा दिया जाता है, कॉस्ट प्राइस कांस्टेंट करके मार्क प्राइस बढ़ा दिया जाता है। ये सब चीजें नहीं है, इसलिए ये गलत है। ये तो साफ साफ पता चल रहा आपका। ठीक है ना, ये भी देखो गलत ही था दक्षता की वजह से, बस ये सही था। यहाँ देख लो इसको भी, मार्केटिंग व्यय में वृद्धि से उत्पाद की उपलब्धता में सुधार होगा। देखो व्यय कहाँ किया जा रहा है, मार्केटिंग में, ना कि उसके प्रोडक्शन में व्यय किया जा रहा। तो जब प्रोडक्शन में व्यय होता तब तो फिर भाई ठीक है, तब तो उपलब्धता में उसके सुधार होता। और स्टॉक, और दूसरी चीज इन्होंने एक चीज और बोल दी है, क्या, स्टॉक ना होने के कारण अवसर हानि में कमी आएगी। तो इन सारी चीजें क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इन सबका यहाँ कोई रोल नहीं है, कोई ऐसी बात यहाँ पर नहीं की गई। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, बी पार्ट। बात समझ में आई। आपने देखा ना कि ये सारे जितने क्वेश्चन आपके चल रहे हैं एनालिटिकल के, सब आसान है, बस एक बार आपको ढंग से देखने की जरूरत थी। अब आपको बहुत अच्छे से बात तो समझ में आ रही होगी कि भाई ग्राम विकास अधिकारी का जो पेपर था ना, बहुत टफ नहीं था, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत थी, आपको मेहनत करने की जरूरत थी। हमारे सभी क्लासेस को अगर आप देखते हो, बने रहते हो, तो आप इस बात के लिए मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप 100% टारगेट करके एग्जाम में बैठ सकते हो फुल कॉन्फिडेंस के साथ। देखो यहाँ पर उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरा शब्द पहले से। मतलब ये दूसरा शब्द पहले वाले से जिस तरह से संबंधित है, वैसे ही यहां पर जो चौथा शब्द हो तीसरे से संबंधित होना चाहिए। तो आओ देखते हैं इसको, आसान सा क्वेश्चन, एनालॉजी का क्वेश्चन है। बुक रीड, मतलब बुक को क्या करते हो आप, रीड करते हो। ये है क्या है, एक
बुक के लिए ये रीड क्या है, एक तरह की एक्टिविटी है बुक के साथ जो आप करते हो, ठीक है, एक्शन है एक तरह का। स्पीच, स्पीच के साथ किस तरह का एक्शन आप करते हो, आप उसको सुनते हो। तो यहां पर जरा देखो क्या होगा आंसर, लिसन। लिसन का मतलब ही सुनना होता है, इसका मतलब यहां क्या होगा, लिसन होगा। बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, ये है आपका कोडिंग डिकोडिंग। बहुत ही बढ़िया। देखो कोडिंग डिकोडिंग से कुछ क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे एग्जाम में, तो आपको प्रैक्टिस पे ज़्यादा करनी होगी और तरह तरह के नए पैटर्न के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको देखना होगा। अभी रेलवे में भी नए पैटर्न के क्वेश्चन आए हुए हैं, हम लोग क्लास में उसका डिस्कशन करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आए हुए थे। थोड़ा सा वो जानबूझ करके आपको उलझाते हैं कि जो पुराने पैटर्न हैं आप उन्हीं पर आपका दिमाग चलता रहे, जबकि इनका पैटर्न नया होता है। देखने में पुराने पैटर्न जैसा होता है लेकिन होता नया है वो, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी देखो जरा, ये क्या है, WATER वाटर को इस तरह से कोड किया गया है, ड्रीम को इस तरह से कोड किया गया है, तो टाइगर को कैसे कोड किया जाएगा। तो चलो आओ इसको पहले हम लोग डिकोड तो करें। अब देखो जब भी आपको एक बार में नजर आ जाए चीज़ों तो ठीक है, नहीं नजर में आती हैं तो इनके ऊपर नंबर डालो। अगर नंबर आपको याद है तो ये सभी लेटर आपको नंबर की तरह नजर आएंगे, सारा क्वेश्चन आसान होगा। इसलिए बार बार कहता हूँ याद करो आप इसको। देखो W की पोजीशन होती है 23 और X की होती है 24, एक का इंक्रीमेंट हो गया। ए होता है 1 और सी होता है 3, दो का इंक्रीमेंट हो गया। टी होता है 20 और डब्ल्यू होता है 23, यहाँ तीन का इंक्रीमेंट हो गया। फिर यहाँ पर देखो ई होता है 5 और आई होता है 9, चार का इंक्रीमेंट हो गया। आर होता है 18 और डब्ल्यू होता है 23, पांच का इंक्रीमेंट हो गया। मतलब आपको समझ में आ गया होगा क्या चल रहा है, +1 +2 ऐसे चल रहा, +3 +4 +5 ऐसे चल रहा। बात समझ में आ गई ना। अब हम यहाँ पर ऑप्शन को देखेंगे। जब हमको ये समझ में आ गया तो एक बार बस, लेकिन दूसरे वाले में भी आप देखा करो, जब अब आपके पास दो हिंट है ना तो एक बार देख लिया करो। कभी कभी क्या होता है कि आपको जो चीज़ वहां नजर आती है वो चीज़ दूसरे में नहीं होता, इसका मतलब लॉजिक कुछ बदल के लगाया गया, ठीक है ना। तो आपको ये देखना जरूरी है। देखो यहाँ पर 4 से कितना हो रहा है 5, 18 से कितना हो रहा है 20, 5 से कितना हो रहा है 8, एक से यहाँ पर कितना हो रहा है भाई 5, मतलब सब में ठीक है वही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 13 से 18 हो गया। हम पैटर्न कैच कर चुके हैं इसका। अब सीधा आंसर पे आते हैं। अब देखो देखो यहाँ पर अगर हम पहला देखेंगे तो दो ऑप्शन हमारा कटने वाला है, टी के बाद कौन सा आएगा, यू आएगा। इसका मतलब ये दोनों कट गए, बचे ये दोनों। अब इन दोनों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखो, अब हमें कभी भी इसको पूरी तरह से डिकोड करने की जरूरत नहीं, कोड करने की जरूरत नहीं है। देखो के कॉमन हो गया, अब अगला ही के को देखने की जरूरत नहीं थी हमें। मतलब हमें आई नहीं, अब सीधा जी को देखना है और हम आंसर पे आ जाएंगे। बात समझ में आ गई ना। यही अप्रोच एग्जाम में आपको लगाना होगा। मतलब आई देखो हमने सिर्फ दो लेटर चेक किया और आंसर पे आ गए। बात समझ गए ना। देखो कैसे, 1 2 3 जी होता है 7, साथ में 3 जोड़ोगे तो फिर क्या आ जाएगा आपका भाई 10, 10 किसका होता है, जे का होता है। इन दोनों में जे किस में है, इसमें है। मतलब सिर्फ दो लेटर चेक किया हमने और आंसर पे आ गए। बात समझ गए ना। यही तरीका आपको सीखना है एग्जाम में, इसी को अप्लाई करना है। बाकी जो चीज़ें सिखाते हैं हम, वो सारी चीज़ें पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना वो सिर्फ सीखने के लिए। एक बार सीख जाओ तो एग्जाम में इसी तरीके से आपको अप्रोच फॉलो करना है। बात समझ में आ गई ना। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि ये सारे जो आपके वीडियोज आ रहे हैं, ये सब जो क्लास आ रहे हैं, ये क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपने क्लास में सीखा है कॉन्सेप्ट, उसका प्रॉपर एप्लीकेशन यहाँ पर है एग्जाम के, रियल एग्जाम में। मतलब रियल में कैसे हमें फेस करना है उस प्रॉब्लम को। बात समझ में आ गई ना। चलो आगे आते हैं। ये है आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन आपका, और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत लोगों ने इसको हिला नहीं पाया था इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। और आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और ध्यान रखना, ये पैटर्न जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का पैटर्न आप एक कोशिश कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा यहीं पर और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिएगा, तब इस सॉल्यूशन को देखिएगा जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो एक बार में चीजें समझ में नहीं आती हैं। एक दूसरी चीज ये है कि बहुत बड़ा है, वो लेटर वर्ड भी यहाँ पर बड़ा है। देखो डी होता है क्या 4, आई क्या होता है 9, ठीक है। देखो मैं थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करके लिखता हूँ, आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। देखो डी होता है 4, आई होता है 9, आर 18, ई 5, सी 3, टी 20,
O15 R18। देखो भाई याद रहेगा ना, तो ऐसे ही आप भी ना, आपको भी नंबर नजर आएंगे, ना कि लेटर नजर आएंगे, ठीक है ना। बार बार इसलिए कहता हूँ इजोटी के चक्कर में कभी पढ़ना नहीं, नहीं तो एग्जाम में पीछे चले जाओगे। अब यहां पर अगर आप देखो तो क्या बन रहा, 19 है, 3 है, 16 है, 8 है, 21 है, 17 है, 4 है और 4 है। अब आप ये देखो कि कोई पैटर्न आपको नजर नहीं आएगा, एक बार में अगर आप देखोगे तो कोई पैटर्न ही नहीं नजर आएगा आपको, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है नहीं जैसे अभी तक करते आए हो आप। देखो 4 से यहाँ पर 19 नजर आएगा, 9 से 3 हो रहा है, 18 से 16 हो रहा है, 5 से 8 हो रहा है, कोई पैटर्न नहीं, कोई लॉजिक नहीं इसका। अब पीछे की तरफ से दिमाग में आता है कि चलो यार पीछे से चेक करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ से शुरू कर दिया 4 से 4 फिर 9 से 4, यहाँ तो सेम टू सेम था, फिर माइनस हो गया, फिर यहाँ पर 1 माइनस हुआ, अभी तक 5 माइनस हो रहा था, फिर यहाँ पर 5 से 21 हो गया। इतना तेजी से कुछ भी नहीं, सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है ना। लेकिन भाई अब आपको मैं लॉजिक दे रहा हूँ इसका, अब इस चीज को समझ लेना यहाँ पर अच्छे से। देखो क्या वास्तव में क्वेश्चन कुछ ऐसा था, देखो यहाँ पर पीछे की तरफ से कोडिंग हुई थी। देखो डायरेक्टर जो वर्ड था आपका, डायरेक्टर, इस वर्ड में देखो क्या है, यहां पर देखो 3 3 6 2 8, यहां से डिवाइड कर दो, 4 इधर 4 इधर। अब क्या किया गया था, आर था आपका 18 और आर में एक प्लस का 1 कर दिया गया, कितना बन गया, ये 19 बन गया, इसको पहले रख दिया गया, ठीक। उसके बाद फिर क्या किया गया, एक यहां पर पोजीशन को छोड़ा गया, फिर उसके बाद देखो क्या था, O15 था, 15 से क्या किया गया, इसको 16 किया गया, फिर अगला पोजीशन छोड़ दिया गया। देखो चल रहा वही ना, 19, एक को छोड़ दिया, फिर अगला 16 आ गया, फिर उसके बाद यहां पर 16 के बाद भी इन्होंने छोड़ा, और फिर आगे देखो क्या किया, यहां पर देखो +1 किया था, यहां पर भी +1 T20 था, एक और कर दिया, 21 बन गया, देखो 21 आपको मिल गया, फिर अगला इन्होंने छोड़ा यहां पर, ठीक है। फिर उसके बाद C का क्या होता है 3, फिर इसमें भी +1 कर दिया इन्होंने, तो कितना बन गया 4, तो देखो अगला छोड़ते हुए यहां पर क्या बन गया लास्ट में 4, इसको 21 के बाद एक छोड़ा था, फिर क्या आया था 4, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है ना। फिर लास्ट में एक और छूट गया यहां पर इस तरह से, चार को यहां लिखता हूं और इसको यहां, ठीक है, ये इस तरह से पूरा पैटर्न हुआ, ठीक। तो ये वाला छूट गया। अब जो छूटे हुए हैं इनको कैसे भरा गया वो देखो आप, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इनको किस तरह से भरा गया। देखो यहां से शुरू किया गया, इसमें पीछे की तरफ से शुरू किया गया और फिलिंग आगे की तरफ से हुआ, वो भी अल्टरनेट हुआ। आप समझ सकते हो कितना डिफिकल्ट लॉजिक यहाँ पर लगाया गया था। और यहां पर देखो क्या था, 4 9 18 और 5। अब आपको समझ में आया। देखो यहां पर क्या भरा गया था, 3, यहां पर कितना था 8, यहां पर कितना था 17, यहां पर कितना था 4, यही तो था। अब आप देखो क्या हुआ, यहां से -1 कर दिया गया 3, यहां -1 किया 8, और फिर यहां -1 कर दिया कितना 17, फिर यहां -1 कर दिया कितना 4। अल्टरनेट फिर से भरा गया लेकिन -1 कर। लॉजिक समझ में आ गई ना। अब इसी लॉजिक के तहत अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, अगले वाले में भी आप देख लेना इस तरह से, जो प्रोड्यूसर और इसका है यहाँ पर सेम लॉजिक लग रहा है, ठीक है ना। आपका टाइम वेस्ट मैं नहीं करूंगा ज़्यादा, आप इसको कर लेना। यहाँ देखो हम आते हैं यहाँ पर सीधा सीधा आंसर पे, अब हमको जाना है तो कैसे टिक करेंगे ऑप्शन को, जरा देखो यहाँ पर। तो भाई देखो सबसे पहले आने क्या वाला, पहली चीज तो ये है कि इसको आप 2 पार्ट में ब्रेक करो, इन पहले पार्ट को अल्टरनेट लेकर के हमें चलना है, ठीक है ना। तो आप यहां पर देखो आर से एक एक बढ़ करके आ रहा था, अभी आपने देखा था ना कि आर से एस हो रहा था, ओ से पी हो रहा था, ऐसे चल रहा था। तो आर से एस आ गया तो इसका मतलब पहला ऑप्शन कट कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। अब देखो अल्टरनेट अगर आप देखो तो यहाँ पर सब में एफ है, फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये वाला ऑप्शन, यहाँ से कुछ ऑप्शन कटने वाला है, ठीक है ना। चलो अब ऐसे देखो हम इसको सॉल्व करेंगे। ऑप्शन काटना देखो कितना बढ़िया तरीका होता है। तो देखो जब हमको पता चल गया इन्हीं में से कोई होने वाला है तो हम ई को नहीं चेक करेंगे, क्योंकि ई से एफ सब में था, तो एम के बाद कौन सा आएगा, एन आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो कि एन इन दोनों में है, इसलिए ये वाला कैंसिल आउट हो गया। फिर इसको नहीं, पी देखो सेम है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, अब सीधा हम इस पे आ जाते हैं, क्योंकि अब हमारा कटने वाला नहीं है, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना, ठीक है ना। यहाँ से आते हैं, और आपने यहां पर क्या देखा था, यहां पर जो लॉजिक चला था वो पहले का पहले ही भरा जा रहा था, आगे की तरफ से, ये पीछे की तरफ से चल रहा था, ये आगे की तरफ से चल रहा था। मतलब अब यहां से चलने वाला वो भी एक माइनस करके, मतलब सी की जगह पर आने क्या वाला है, बी आने वाला है। इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर होगा, बस आगे कोई चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको।
बात समझ में आ गई। सिर्फ 3 लेटर ही हमने चेक किया और आंसर पे हम पहुंच गए। यही एग्जाम में आपको करना है और अपना टाइम बचाना है। बात समझ में आ गई ना। तो बच्चों आपके लिए ये सारी जो आपने क्वेश्चन देखा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इन सबको आप लोग बार बार सॉल्व करके खुद से सॉल्व करो, फिर उसके बाद सॉल्यूशन को देखो। और आपसे हमारा एक रिक्वेस्ट है कि आप एग्जाम कोच चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए और साथ साथ आप लोग खुद वीडियोस को देखते हुए लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और हम आपसे जुड़ेंगे इन सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और सीधा आप हमसे जुड़ सकते हैं इस मोबाइल नंबर पर। आपको इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर एग्जाम। थैंक यू। जय हिंद।